बिजनेस में हर एक चीज किस लिए होती है? मुनाफे के लिए होती है, पैसे के लिए होती है। अगर मुफ्त में कोई भी काम किया जा रहा है तो क्या फिर उसको बिजनेस बोला जाएगा? जैसे सपोज करो कि एक शॉपकीपर है, वो अपनी दुकान का सारा सामान लोगों को फ्री में बांट रहा है। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से GNG 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। तो लास्ट टर्न पर हम लोगों ने यूनिट 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया था, और जो आपको मैंने होमवर्क दिया था, मैं पूरी उम्मीद करके चल रहा हूं कि उस होमवर्क को भी आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा, है ना। तो चलिए, तो सक्सेसफुली हमारी कंप्लीट हुई ईमानदारी से, झूठ नहीं। देखो, खुद से झूठ नहीं बोलना है बेटा। पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो मैंने बताता जा रहा हूं, वो सब करते जाओगे तो सितंबर निकल आएगा ना। तो ईमानदारी से मेहनत करनी है। तो चलो फटाफट से यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। तो इस वाली पीपीटी में यूनिट 2 और यूनिट 3 है ना। यूनिट 2 है आपकी कंसीडरेशन, और यूनिट 3 है जो अदर एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उसको मैंने कंबाइंड कर दिया, दोनों एक साथ में, है ना। तो फटाफट से चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 2। तो यूनिट 2 है आपकी कंसीडरेशन की, यूनिट 2 है आपकी कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, यानी बदले में हमको क्या मिलेगा। देखो, हम लोग यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ। बिजनेस में हर एक चीज किस लिए होती है? मुनाफे के लिए होती है, पैसे के लिए होती है। अगर मुफ्त में कोई भी काम किया जा रहा है तो क्या फिर उसको बिजनेस बोला जाएगा? जैसे सपोज करो कि एक शॉपकीपर है, वो अपनी दुकान का सारा सामान लोगों को फ्री में बांट रहा है, तो क्या उसको बिजनेस करना बोलेंगे? नहीं, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे चैरिटी, कि वो चैरिटी कर रहा है। लेकिन एक दूसरा दुकानदार है, अपनी दुकान का सारा सामान प्रॉफिट के साथ में बेच रहा है, बदले में उसको पैसे मिल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ भाई, ये बिजनेस कर रहा है। तो बिजनेस लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं। बिजनेस लॉ में बिजनेस की बात होगी तो भाई, बिजनेस में अगर हमारे पास से कोई भी चीज जा रही है तो बदले में कुछ ना कुछ हमको मिलना भी तो चाहिए, है ना। तो जो हमको बदले में मिलता है उसी को ही बोला जाता है कंसीडरेशन, जिसको लैटिन टर्म में बोलते हैं क्विड प्रो क्यो, यानी कि समथिंग इन रिटर्न। अब यहां पर मैंने क्या बोला? समथिंग इन रिटर्न। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कंसीडरेशन का मतलब हमेशा पैसे से नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि कंसीडरेशन का मतलब पैसा। नहीं, कंसीडरेशन का मतलब समथिंग, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप बस ये लाइन याद रखिए कि आपका सेटिस्फैक्शन ही आपके लिए कंसीडरेशन। आपको जो संतुष्टि मिल रही है, आपको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आपका जो पर्पस पूरा हो रहा है, उसी को ही बोला जाएगा कि भाई यही चीज आपके लिए कंसीडरेशन है। हाँ, लेकिन बार्टर सिस्टम का मतलब जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होते हैं ना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स को इससे बाहर रखा गया है, क्योंकि बार्टर सिस्टम के लिए एक अलग से कानून है जिसको बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, है ना। तो बार्टर सिस्टम के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स इसमें कवर्ड नहीं है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है, नहीं एक्सचेंज ऑफ गुड्स को कंसीडरेशन माना जाएगा। लेकिन हाँ, अगर पार्टली गुड्स है और पार्टली कंसीडरेशन है तो फिर वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होगा। मेरी बात समझ में आई ना? तो चलो फटाफट से देखते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंसीडरेशन, तो भाई लॉ का रूल क्या है? लॉ का रूल तो यही है, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बार कमेंट के तौर पे पूछा जा चुका है, केवल यही लिखा होगा, 4 शब्द लिखे होंगे, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, और इसके आगे लिखा होगा कमेंट, और पता चला 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया। 7 नंबर का क्वेश्चन, है ना। कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो लॉ का रूल है नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंसीडरेशन के बिना हो ही नहीं सकता, है ना। मीनिंग एक बार देख लेते हैं। मीनिंग देख लेते हैं, इसकी मीनिंग और इसकी डेफिनेशन। अगर इस चैप्टर को समझना है ना, तो इसकी डेफिनेशन एक बार याद कर लो। अगर इसकी डेफिनेशन याद हो गई, इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, तो इसका मतलब पूरा का पूरा चैप्टर ही आपको समझ में आ गया। तो देखो डेफिनेशन क्या है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, स्टार्टिंग कहां से? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। इसका सेक्शन यार, मैंने मतलब सेक्शन के लिए बहुत ज्यादा मैं जोर नहीं देता हूं, लेकिन कुछ कुछ सेक्शंस हैं वो देख लो, है ना। क्योंकि ये तो पक्की बात है, ये 200% तय है कि इस वाली यूनिट से आपको क्वेश्चन मिलेगा जरूर। ये तो पक्का है कि इस वाली यूनिट से आपको क्वेश्चन मिलेगा जरूर। और कोई भी क्वेश्चन है
कंसीडरेशन की डेफिनेशन तुम टेप देना उसमें, है ना, कंसीडरेशन की डेफिनेशन जरूर लिख देना और बराबर से लिखना सेक्शन 2 क्लॉज डी, है ना, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर का मतलब क्या हुआ, कंसीडरेशन हमेशा किसकी डिजायर पे होती है, कंसीडरेशन हमेशा प्रोमिसर की डिजायर पे होती है। तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी कि प्रोमिसी जब प्रोमिसर की इच्छा के अकॉर्डिंग, प्रोमिसी या कोई भी दूसरा पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। अब इसका मतलब क्या होगा, बार बार एब्सटेन 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 डूइंग आ रहा है, इसका क्या मतलब है, देखो यहां पर है हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, तो ये पास्ट हो गया बेटा, ये पास्ट हो गया ना, हैज डन लिखा हुआ है, कर चुका है या नहीं कर चुका है, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, डज हो गया तो इसका मतलब ये प्रेजेंट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, ठीक। प्रोमिसेस टू डू, अभी नहीं कर रहा है ना, उसने पीछे किया, लेकिन वो आज प्रॉमिस कर रहा है कि वो आगे करेगा। भाई हम प्रॉमिस किसी को करते हो तो हम आगे करेंगे ना, यानी कि वो प्रॉमिस कर रहा है वो काम करने का, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फ्यूचर हो गई। अब समझो पूरी डेफिनेशन को, जब प्रोमिसर की इच्छा के अकॉर्डिंग, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी या कोई भी दूसरा पर्सन, प्रोमिसी या कोई भी दूसरा पर्सन किसी काम को कर रहा है, कर चुका है, सॉरी, किसी काम को कर चुका है या नहीं कर चुका है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू दोनों तरीके के होते हैं। ऑफर में मैंने बताया था किसी काम को करने या किसी काम को ना करने, तो जैसा उसने कहा था कि उसने करने का बोला था या नहीं करने का बोला था, अगर करने का बोला था तो कर चुका है, नहीं करने का बोला था तो उसने नहीं किया, या डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, यानी प्रोमिसर की इच्छा के अकॉर्डिंग प्रोमिसी या कोई भी दूसरा पर्सन किसी काम को कर चुका है या नहीं कर चुका है, कर रहा है या नहीं कर रहा है, या प्रॉमिस कर रहा है, या प्रॉमिस कर रहा है कि वो करेगा या नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो जब प्रोमिसर की इच्छा के अकॉर्डिंग प्रोमिसी या कोई भी दूसरा पर्सन, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, बस आपको ये याद रखना है, उसी को ही बोला जाता है कंसीडरेशन। ये काम करना या ये काम ना करना और इस बात का प्रॉमिस करना, यही होती है कंसीडरेशन, ठीक है। तो प्रोमिसर की इच्छा के अकॉर्डिंग, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी या कोई भी दूसरा पर्सन वो काम कर चुका है या नहीं कर चुका है, कर रहा है या करने का प्रॉमिस कर रहा है। ये डेफिनेशन बेटा अच्छे से कर लो, है ना, तो ये डेफिनेशन एग्जाम में लिखने के काम में आएगी। एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे गेन होंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स ऐसे ही गेन होंगे, है ना। डेफिनेशन, कोई डायरेक्टली डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाती, कभी आपसे नहीं पूछेगा कि एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ कंसीडरेशन, कभी नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन आया है, 7 नंबर का क्वेश्चन आया है, 6 नंबर का क्वेश्चन आया है, 5 नंबर का क्वेश्चन आया, तो चेप दो डेफिनेशन, ठीक। सेक्शन 2 क्लॉज डी, है ना। अब देखो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 3-4 पॉइंट्स जो है ना वो समझ में आते हैं। तो सबसे पहले तो ये कंसीडरेशन हमेशा किसकी डिजायर पे होती है, प्रोमिसर की डिजायर पे होती है। कंसीडरेशन को पूरा प्रोमिसी भी कर सकता है और प्रोमिसी या प्रोमिसी के अलावा कोई भी थर्ड पर्सन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, तो प्रोमिसी या कोई भी दूसरा पर्सन। तीसरा, कंसीडरेशन 3 तरीके की होती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, है ना। आगे देखते हैं। अब देखो रिक्वायरमेंट्स, तो कंसीडरेशन, एक वैलिड कंसीडरेशन के रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो सबसे पहले तो मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की इच्छा के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 3 तरीके की होती है, पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है। प्रोमिसी के थ्रू भी हो सकती है या किसी दूसरे पर्सन के थ्रू भी हो सकती है। एडिक्वेसी ऑफ कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, हो सकता है ये 2 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। कंसीडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, कंसीडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, यानी कि कंसीडरेशन का सफिशिएंट होना जरूरी नहीं है। कंसीडरेशन का होना जरूरी है, लेकिन वो सफिशिएंट है या नहीं है, डजेंट मैटर।
इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर 1 रुपए, मेरे पास 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, मैंने उसको 10 रुपए में बेच दी, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा? कभी नहीं होगा। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है तो 10 रुपए में कैसे बेच दी, है ना। तो कंसिडरेशन अगर सफिशिएंट नहीं है तो केवल इसके बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वॉइड नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप पढ़ चुके होगे, आप रिवीजन कर रहे हो। फ्री कॉन्सेंट, अगर कभी भी ये देखना होता है ना कि इस कॉन्फ्लिक्ट में फ्री कॉन्सेंट है या नहीं है, जब कभी कोर्ट के पास में केस आता है, कहीं कोर्जन तो नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं है, या इस तरीके की कोई चीज नहीं है, तो वहां पर हमेशा एक चीज ये देखी जाती है कि कंसिडरेशन एडिक्वेट है या नहीं है। तो कंसिडरेशन की एडिक्वेसी वहां पर काम में आती है जहां पर यह देखना पड़ता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में फ्री कॉन्सेंट है या नहीं है। अदरवाइज कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। और एग्जाम में अगर पूछा जाए तो दोनों बातें लिख करके आना कि कहां पर इंपॉर्टेंस है फ्री कॉन्सेंट के केस में, कहां पर इंपॉर्टेंस है वो भी आपको बताना है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कंसीडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं होता है। दूसरा, अब केवल कंसीडरेशन से काम नहीं चलता, कंसीडरेशन का लॉफुल होना भी जरूरी है। तो कंसीडरेशन कभी भी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, ठीक। अदर देन द प्रोमिसर्स एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, अगर ऑलरेडी आपकी कोई ऑब्लिगेशन बन रही है, अगर ऑलरेडी आपकी कोई भी ऑब्लिगेशन बन रही है, तो उस ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए आप एक्स्ट्रा कंसीडरेशन की डिमांड नहीं कर सकते हो। जैसे सपोज करो एक डॉक्टर, उसने अपने पेशेंट को प्रॉमिस किया कि भाई ठीक है, मैं तुम्हारा ऑपरेशन अगले हफ्ते करूंगा, 5 लाख रुपए लगेंगे, डन है, ठीक। अब अगले हफ्ते पेशेंट पहुंचा 5 लाख रुपए लेकर के, उसने 5 लाख रुपए जमा करवाए, एडमिट हो गया। अब जब ऑपरेशन की बारी आई तो डॉक्टर कह रहा है कि भाई ऑपरेशन थिएटर में बंदा लेटा हुआ है, ऑपरेशन थिएटर में बंदा लेटा हुआ है, और डॉक्टर उससे कह रहा है भाई 2 लाख रुपए और लगेंगे, या गलत कैलकुलेशन हो गया था, कैलकुलेशन गलत हो गया था, या 2 लाख रुपए का खर्चा और आएगा। अब बंदा हॉस्पिटल थिएटर में ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ, वो डॉक्टर से बहस करने की पोजीशन पर है। डॉक्टर पता नहीं कुछ भी गलत कर दे, हो सकता है कि वो तो बेचारा बेहोश है, हो सकता है उसके पेट में कॉटन ही छोड़ दे, कैंची छोड़ दे, उसको क्या पता चलेगा, बाद में डॉक्टर कर देगा गलती हो गई है। तो आप डॉक्टर से तो पंगा ले नहीं सकते ऑपरेशन से पहले, तो भाई उसकी मजबूरी है, वो बोल देगा डॉक्टर को, अरे डॉक्टर साहब ठीक है ऑपरेशन तो करो, ऑपरेशन करो, 2 लाख रुपए ले लेना, दे देंगे 2 लाख रुपए, प्रॉमिस कर रहा हूं दे दूंगा 2 लाख रुपए। ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया। अब वो पेशेंट जब जाने लगा तो डॉक्टर ने कहा भाई 2 लाख रुपए, उसने मना कर दिया, नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भाई, जब 5 लाख रुपए में तुमसे बात हो गई थी, तुमने पूरा सब कुछ बोल दिया था कि 5 लाख रुपए में सब कुछ हो जाएगा, तो तुम्हारी ऑब्लिगेशन बनती है कि तुम 5 लाख रुपए में उसको करो। अब उस ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए अगर आप एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन, एक्स्ट्रा कंसीडरेशन की डिमांड कर रहे हो, तो फिर वो वैलिड नहीं है। मजबूरी में तो आदमी हाँ बोल ही देगा, लेकिन आप उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। मेरी बात समझ में आ रही ना। तो अगर कभी भी किसी भी पर्सन की एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन बन रही है, तो उस ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए आप और कंसीडरेशन की डिमांड नहीं कर सकते, वो पूरी तरीके से वॉइड होगी। रियल एंड नॉट इल्यूजरी, बिल्कुल कंसीडरेशन हमेशा रियल होनी चाहिए। इल्यूजरी का मतलब काल्पनिक, कोई बेकार सी, इस तरीके की कंसीडरेशन कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे रूल्स हैं आपके कंसीडरेशन के। इससे रिलेटेड कुछ केस लॉ हैं, जैसे दुर्गा प्रसाद बलदेव, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, चेनिया वर्सेस रम्या, ठीक है। तो यहां पर बेटा ये जो 2 केस लॉ है ना, इसके मैं आपको वो बता देता हूं कि ये किस पे बेस्ड है। तो दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव जो है, ये कंसीडरेशन की डेफिनेशन की जो पहली लाइन है कि कंसीडरेशन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ये उस पे बेस्ड है, तो ये आपको पढ़ना है। दूसरा चेनिया वर्सेस रम्या, कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तो ये उस पे बेस्ड। तो इन दोनों केस लॉ को आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहानी के तौर पे आपको याद होगा, लेकिन देख लीजिएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कॉन्ट्रैक्ट के केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है? क्या कॉन्ट्रैक्ट के केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है? कैसे? देखो, जैसे सपोज करो कि एक मिस्टर ए है, ठीक है, इन्होंने बी को प्रॉमिस किया
इन्होंने बी को प्रॉमिस किया कि भाई ये इनको 50,000 रुपए देंगे 15 जुलाई 2026। 15 जुलाई 2026 को इनको 50,000 रुपए पे करेंगे। अब जब 15 जुलाई 2026 को पैसे देने की बारी आई तो मिस्टर ए के पास कुछ था ही नहीं। अच्छा, ये बात मिस्टर बी को भी पता है कि इनके पास कुछ नहीं है, इनकी बहुत बुरी हालत है, इनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, बहुत बुरी हालत है, बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म है, एक पैसा नहीं है, घर में कोई सामान नहीं है कि जिसको बेच करके भी पैसा निकाला सके, कुछ नहीं। अब इनका एक भाई है सी, ये बहुत पैसे वाला है, इसके पास में लाखों रुपए पड़े हुए हैं। तो अब मिस्टर बी जब एक ही हालात देख रहे हैं, एक ही पोजीशन देख रहे हैं कि ए के पास में कुछ नहीं है, लेकिन इनको ये भी पता है इसके भाई के पास में बहुत कुछ है, तो क्या मिस्टर बी इनके भाई से ये 50,000 रुपए रिकवर कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते भाई? कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में हुआ? ए और बी के बीच में। ऑब्लिगेशन और अधिकार, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन दोनों किसके पास में? इनके पास में और इनके पास में। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के केस में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। ना तो थर्ड पार्टी सूट फाइल कर सकती है और ना ही थर्ड पार्टी के ऊपर सूट फाइल हो सकता है। तो यहां पर मिस्टर बी मिस्टर सी से कोई भी पैसा रिकवर नहीं कर सकते, ना ही मिस्टर बी को ना ही मिस्टर सी को स्यू कर सकते हैं। यही होता है आपका प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरल रूल क्या है? जनरल रूल यही है, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, है ना। हालांकि इसके एक्सेप्शंस हैं, जैसे अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये भी 5, 6, 7 अलग अलग नंबर से पूछा जा सकता है। ये भी हो सकता है 4 नंबर का है। अगर 4 नंबर का आता है तो केवल और केवल आपको हेडिंग डालनी है, और अगर 6 नंबर 7 नंबर ऐसे करके आता है तो थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो और एक बात और ध्यान रखना, अक्सर मैं बच्चों को बता देता हूं, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो हमेशा अपने आंसर की शुरुआत आपको प्रोविजन के साथ में करनी है। भले ही आपको पता है कि यार ये एक्सेप्शन से रिलेटेड है, इसमें एक्सेप्शंस पूछे गए, तो एक्सेप्शन पूछे गए ना, तो भी अपने आंसर की शुरुआत हमेशा प्रोविजन के साथ में करो। यही लॉ लिखने का तरीका होता है, यही लॉ को ड्राफ्ट करने का तरीका होता है। हमेशा पहले प्रोविजन आता है, फिर उसके बाद में एक्सेप्शंस आते हैं। तो हमेशा अपने आंसर की शुरुआत प्रोविजन से करनी है। तो आपको हमेशा अपने आंसर की शुरुआत कहां से करनी है? जनरल रूल से। जो जनरल रूल है, जनरल रूल क्या बताता है कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट में स्यू नहीं कर सकता। फिर उसके बाद में इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि कोई हिंदू फैमिली है, ठीक है, उसमें कोई भी सेटलमेंट हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक मदर है और उनके 2 बेटे हैं, ठीक है, अब घर की कोई प्रॉपर्टी बिक रही है, तो नॉर्मली हिंदू फैमिली में क्या, मोस्टली सभी जगह पर ये होता है कि जो घर का मेल मेंबर होता है वही आउटसाइडर्स को डील करता है। तो अब बेटों ने क्या किया, बेटों ने प्रॉपर्टी को बेचा और अपनी मदर को बोला कि भाई हम लोगों को जो भी पैसे मिलेंगे उससे आपके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए हम लोग पैसे अलग कर देंगे। मदर ने बोला ठीक है, बच्चों ने प्रॉपर्टी बेच दी। तो बेचने के बाद में अब उन्होंने अपनी मदर को पैसे देने से मना कर दिया। तो क्या मदर उस कॉन्ट्रैक्ट से मिली हुई कंसीडरेशन या उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉमिस को इन्फोर्स करा सकती है? यस, करा सकती है। तो यहां पर मदर कौन हो गई? थर्ड पार्टी। उसी तरीके से ट्रस्ट, ट्रस्ट हमेशा किसके लिए बनाई जाती है? ट्रस्ट हमेशा किसी ना किसी के बेनिफिट के लिए बनाई जाती है। ट्रस्ट में कौन होता है? बेनिफिशियरी। अब मान लीजिए ट्रस्ट बनी, ट्रस्ट ने किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को बेनिफिशियरी इन्फोर्स करा सकता है, या बेनिफिशियरी ट्रस्टीज के ऊपर सूट फाइल कर सकता है? क्या बेनिफिशियरीज थर्ड पार्टी के ऊपर, जिस पार्टी के साथ ट्रस्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो बेनिफिशियरी है ये थर्ड पार्टी हो गई, लेकिन ये भी इन्फोर्स करा सकता है। उसी तरीके से एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी, अगर कोई भी पर्सन किसी थर्ड पर्सन से लाइबिलिटी को एक्नॉलेज कर रहा है, अगर कोई भी पर्सन किसी भी थर्ड पर्सन से लाइबिलिटी को एक्नॉलेज कर रहा है, जैसे मान लीजिए कहाँ बताएं, यहाँ पे बता देते हैं चलो। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 रुपए देने थे, ठीक, और मिस्टर ए ने सी से 10,000 रुपए लेने थे। मिस्टर ए ने मिस्टर सी से बोला यार तुम हमको 10 दोगे, फिर हम बी को 10 देंगे, तुम एक काम करो, तुम डायरेक्टली जाकर के बी को 10,000 रुपए दे देना। सी ने बोला कोई दिक्कत नहीं है। ए ने फोन किया बी को, कॉन्फ्रेंस पे बात करवा दी सी की। सी ने बी से बोला कि हम ए के बिहाफ पे 10,000 रुपए हम देंगे।
तो यहां पर सी जो है अपनी लायबिलिटी को एक्नॉलेज कर रहा है बी से। कल को अगर सी पैसे नहीं दे पाया तो क्या बी सी से रिकवर कर सकता है? यस, कर सकता है। तो यहां पर भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, लेकिन यहां पर थर्ड पार्टी ने अपनी लायबिलिटी को एक्नॉलेज किया है। तो यहां पर वही चीज है कि अगर कोई भी थर्ड पर्सन अपनी लायबिलिटी को एक्नॉलेज कर लेता है तो फिर वहां पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। दूसरा, असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करना। हम हमेशा अपने राइट्स को, अपने अधिकारों को और बेनिफिट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। हम अपनी लायबिलिटीज को कभी भी असाइन नहीं कर सकते। जैसे अगर मेरे पास में राइट है कि मुझे आपसे 10,000 रुपए लेने हैं, ठीक, अब इस राइट को मैंने किसी को असाइन कर दिया तो अब वो आपसे 10,000 रुपए ले सकते। मेरी बात समझ में आई? जैसे सपोज करो कि मेरा एक फ्लैट है, मैंने उसको रेंट पे उठाया हुआ है, ठीक है, उससे मुझे 50,000 रुपए रेंट मिल रहा है। मैंने कल को वो फ्लैट बेच दिया किसी दूसरे पर्सन को और उससे कहा कि भाई इससे जो रेंट आ रहा है वो तुम रिकवर कर ले, ठीक है। तो कल को वो टेनेंट से, किराएदार से बिल्कुल 50,000 रुपए रिकवर कर सकता है। तो यहाँ पर अगर किसी भी पर्सन ने अपने राइट्स को, अपने बेनिफिट्स को किसी दूसरे पर्सन को असाइन किया है तो जिसको असाइन किया है वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकता है। उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बाय एजेंट, अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके काम कर रहा है, अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके काम कर रहा है तो हर जगह पर प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वहां पर अगर एजेंट ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है तो फिर उसके लिए लायबिलिटी किसकी होगी? लास्ट, कोविनेंट रनिंग विद लैंड। अगर लैंड के साथ में कुछ भी टर्म्स और कंडीशंस लगी हुई हैं, अगर लैंड के साथ में कुछ भी टर्म्स और कंडीशन लगी हुई है तो जितनी बार भी वो लैंड ट्रांसफर होगी उतनी बार वो टर्म्स और कंडीशंस भी ट्रांसफर होगी। सपोज करो मैंने आपको एक जमीन बेची और आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई इसमें 2 फ्लोर से ज्यादा नहीं बनाओ। अब ये रिस्ट्रिक्शन मैं किसके ऊपर लगा रहा हूँ? आपके ऊपर लगा रहा हूँ कि भाई इसमें 2 फ्लोर से ज्यादा आप कंस्ट्रक्शन नहीं करवाओगे। आपने वो लैंड उठा करके किसी दूसरे बंदे को बेच दी तो ये जो मैंने आपके ऊपर कंडीशन लगाई ना, ये कंडीशन उसके पास भी ट्रांसफर हो जाएगी। अब वो भी 2 फ्लोर से ज्यादा नहीं लगा सकता। अब उसने तीसरा फ्लोर बना दिया तो क्या मैं उसको रोक सकता हूं? बिल्कुल रोक सकता, बिल्कुल रोक सकता हूं। तो यहां पर अगर कोई भी कंडीशन लैंड के साथ में चल रही है तो जितनी बार भी वो लैंड ट्रांसफर होगी उतनी बार वो कंडीशन भी ट्रांसफर। मेरी बात समझ में? तो ये 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये 6 एक्सेप्शंस हैं। सूट कैन बी फाइल्ड बाय द थर्ड पार्टी इन द फॉलोइंग सर्कम्स। इन सर्कमस्टेंसेस में थर्ड पार्टी सूट फाइल कर सकता है। आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ करके आए हैं नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो यही मेन प्रोविजन है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन है नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट और उस पर कॉमेंट करने के लिए पूछा जाए और क्वेश्चन आ जाए 6 नंबर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल वो उस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है ना, उस वहां पर आपको एक्सेप्शंस भी मेंशन करने पड़ेंगे। लेकिन आपको अपने आंसर की शुरुआत कहां से करनी है? अपने आंसर की शुरुआत करनी है एनी एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन शैल बी वॉइड एब इनिशियो। कंसीडरेशन के बिना कोई भी एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होगा। कंसीडरेशन सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स है फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर अगर कंसीडरेशन नहीं भी है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वैलिड होगा। तो देखो, कंडीशंस वेयर कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन इज एनफोर्सिएबल। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो प्रोमिसेस हो रहे हैं, यहां पर अगर कंसीडरेशन नहीं भी है तो भी वो वैलिड होगा। मैं फटाफट से सारे के सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। सबसे पहले एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन सेपरेटली। इससे 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है सेपरेटली इस वाले पॉइंट से। देखो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसमें कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, याद रखना, नियर रिलेशन होना चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर नियर रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ, फादर सन, मदर डॉटर, नियर रिलेशन है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन यानी जिस समय एग्रीमेंट बन रहा है ना, उनके बीच में प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता है, लड़ाई झगड़े वाला रिश्ता नहीं है, ठीक है। तीसरा, राइटिंग में होना चाहिए।
लिखित और चौथा रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर ये चार चीजें हैं किसी भी एग्रीमेंट में तो वहां पर अगर कंसीडरेशन नहीं भी है तो भी उस प्रॉमिस को इन्फोर्स कराया जा सकता है तो भी उस प्रॉमिस को इन्फोर्स कराया जा सकता है। दूसरा, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। भाई अगर टाइम बार डेट है, अगर टाइम बार डेट है तो उसके लिए भी अगर कोई भी पर्सन प्रॉमिस कर रहा है यहां पर भी राइटिंग में होना जरूरी है। ओरल एग्रीमेंट है तो फिर वो कभी भी वैलिड नहीं होगा। प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट, अगर किसी ने किसी को ग्रेचुअसली कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी है, नॉन ग्रेचुअस सर्विस प्रोवाइड करी है, ठीक है, और बाद में वो पर्सन उसको प्रॉमिस कर रहा है कि भाई तुमने मेरे साथ में ऐसा किया, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा, तो यहाँ पर जो प्रॉमिस हो रहा है उस समय तो उसको कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि तो उसको पास्ट में मिल चुका है, तो ये पास्ट कंसीडरेशन की तरह से समझ सकते हो इसको, है ना। तो अगर कोई किसी को कॉम्पनसेट करने का प्रॉमिस कर रहा है तो वहां पर भी उस समय कंसीडरेशन का होना जरूरी नहीं है। तीसरा, कंप्लीटेड गिफ्ट, डोनर ने गिफ्ट दिया और डोनी ने गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया। जो गिफ्ट देता है उसको बोलते हैं डोनर, जो गिफ्ट जिसको मिलता है उसको बोलते हैं डोनी। डोनर ने गिफ्ट दिया और डोनी ने गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि गिफ्ट कंप्लीट हो गया। और जैसे ही गिफ्ट कंप्लीट होता है आप उसको चाह करके भी वापस नहीं ले सकते। तो बात समझ में आ रही ना। तो गिफ्ट जैसे ही कंप्लीट होता है, समझे, अपनी गर्लफ्रेंड को आपने गिफ्ट दिया, बाद में ब्रेकअप हो गया, आप उससे कह रहे हो गुरु गिफ्ट वापस करो, नहीं ले सकते। गिफ्ट कंप्लीट हो गया तो उसमें कंसीडरेशन नहीं भी है तो भी वो गिफ्ट वैलिड है ना। तो गिफ्ट वापस नहीं लिया जा सकता, इस वजह से सोच समझ करके गिफ्ट देना, कहीं आईफोन वगैरह ना दे देना, ठीक है। नेक्स्ट, बेलमेंट। बेलमेंट अभी आप पढ़ोगे, ठीक है, यूनिट 8 में। यूनिट 8 में बेलमेंट का मतलब क्या होता है, जब हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन या जब गुड्स का पोजीशन या गुड्स की डिलीवरी वॉलंटरी बेसिस पर किसी दूसरे पर्सन के पास में फॉर स्पेसिफिक पर्पस जाती है और जब वो स्पेसिफिक पर्पस पूरा हो जाता है तो वो गुड्स हमको वापस मिल जाते हैं, दिस इज कॉल्ड बेलमेंट। तो बेलमेंट में भी कंसीडरेशन का होना जरूरी नहीं है। बेलमेंट दो होते हैं, एक ग्रेचुअस और एक नॉन ग्रेचुअस। चैरिटी वाला पॉइंट समझना, चैरिटी वाला पॉइंट अच्छा है। नॉर्मल केसेस में तो जो चैरिटी के प्रॉमिस है, डोनेशन के प्रॉमिस है, वो इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने रामलीला वालों को प्रॉमिस किया कि अब की जब आप लोगों के यहाँ रामलीला शुरू होगी तो मैं आपको 5,000 रुपए की डोनेशन दूँ। मैंने कर दिया प्रॉमिस। अब जब रामलीला शुरू हुई वो लोग मेरे पास में आए डोनेशन लेने, मैंने मना कर दिया। उस दिन मूड अच्छा था, आज मूड सही नहीं दूंगा। क्या कर लेंगे, केस कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? डोनेशन देनी है, चैरिटी देनी है, मेरी मर्जी दूं या ना दूं। भाई दान दक्षिणा जबरदस्ती थोड़ी ना ली जाती है गन दिखा करके, है ना। वो तो अपनी वॉलंटरी बेसिस पे होती है, मर्जी से होती है। तो भाई उस दिन मूड में थे, बोल दिया, आज मन नहीं है, नहीं देना, ठीक। तो चैरिटी नॉर्मली इन्फोर्सेबल नहीं होती है। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर प्रॉमिसर के प्रॉमिस के ऊपर, अगर प्रॉमिसर के ग्रेचुअस यानी कि चैरिटी वाला, अगर प्रॉमिसर के ग्रेचुअस प्रॉमिस के ऊपर भरोसा करके प्रॉमिसी ने कुछ ऐसा कंडक्ट किया है जिसकी वजह से अब अगर प्रॉमिसर उस चैरिटी वाले प्रॉमिस को पूरा नहीं करता है तो प्रॉमिसी को नुकसान हो सकता है। तो प्रॉमिसी को नुकसान हो रहा है तो भाई आप प्रॉमिस आपने किया, ठीक है, लेकिन यार आपको इस तरीके से प्रॉमिस करना चाहिए था कि भाई सामने वाले को नुकसान ना हो। आपने तो प्रॉमिस कर दिया, सामने वाले ने आपके प्रॉमिस के ऊपर भरोसा कर लिया और उसने कुछ ऐसा कंडक्ट किया कि अब अगर आप अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर रहे हो तो फिर भाई उसको नुकसान हो जाएगा। उस जगह पर चैरिटेबल प्रॉमिस को या ग्रेचुअस प्रॉमिस को इन्फोर्स कराया जा सकता है। एग्जाम में चैरिटी भी पूछा जा सकता है, ग्रेचुअस प्रॉमिस भी पूछा जा सकता है, याद रखना। तो ग्रेचुअस प्रॉमिस को इस कंडीशन में इन्फोर्स कराया जा सकता है। डन है ना। उसके बाद में आता है एजेंसी। एजेंसी के केस में भी कंसीडरेशन का होना जरूरी नहीं होता है। तो टोटल मिलाकर के यहां पर भी बेटा 7 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स, ये आपको याद रखने हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वाली यूनिट में 2 एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं। एक तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं, और दूसरा
कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन के एक्सेप्शन। ये 2 एक्सेप्शन आपको याद रखने, इनमें से 100% एक आपको मिलेगा ही मिलेगा, 4 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक किसी भी ग्रेड में पूछा जा सकता है ना। तो यहां पर हमारा जो इसके रिगार्डिंग देखिए, एक जो चैरिटी वाला है ना, इसके रिगार्डिंग एक केस लॉ भी है, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का, बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यूनिट 2 यानी कि कंसीडरेशन इतना ही था। इसके बाद में यूनिट 3 स्टार्ट होती है। यूनिट 3 में कैपेसिटी ऑफ पार्टीज है, फ्री कॉन्सेंट है और वॉइड एग्रीमेंट वाला पार्ट है। तो ये तीनों पार्ट हम लोग यूनिट 3 में कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर हम लोगों की यूनिट 2 फाइनली कंप्लीट हुई। यूनिट 2 को एक बार अच्छे से मॉड्यूल से जरूर रिवाइज कर लेना। मॉड्यूल के पीछे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उसको भी एक बार देख लेना। आरटीपी आ चुकी है, आरटीपी के क्वेश्चंस को भी देख लेना। जितने भी यूनिट 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको एक बार सॉल्व करना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट टर्न पर यूनिट 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड